सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच मैं क्लास 10th का मैथ से कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम आपको यही बताएंगे कि आप मेरे द्वारा जो सवाल बताया जाएगा उसे आप दिन प्रतिदिन कुछ क्वेश्चनों को देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक होगा। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, फिलहाल हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्नों के माध्यम से हम आपसे हूबहू परिचय प्राप्त होने का कोशिश करेंगे। तो मेरे द्वारा इससे पहले वीडियो में आपको 34 तक प्रश्नों को बताया गया था। आज हम जो आरंभ करेंगे वह प्रश्न होगा आपका 34 से ही हम आज आरंभ करते हैं और आगे जहाँ तक जा सकता है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। ऐसे इस प्रश्नों को हम मेरे द्वारा पहले बताया भी गया है, फिलहाल अभी हम बताने का प्रयास करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि शीर्ष इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले। चलिए आते हैं हम। तो बोला जा रहा है क्या, एक शीर्ष इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज की, किसके, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करेंगे हम। कल के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन को हम कल बता चुके थे, इसका आंसर सी होगा। फिलहाल हम फिर बताने का प्रयास करते हैं सी क्यों होगा। तो सी इसलिए होगा कि त्रिभुज एक हम पारेंगे, मान लो त्रिभुज पारते हैं। ये त्रिभुज ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो त्रिभुज ए बी और सी हो गया, जिसमें कह रहा है कि इसका निर्देशांक कितना है 0,3। फिर हम आते हैं, इसका निर्देशांक बी का हो गया 4,0। फिर इसका कह रहा है सी का निर्देशांक 0,0। अब देखिएगा, इसकी परिमिति जो हम निकालेंगे, त्रिभुज की परिमिति होता है सभी भुजाओं का योगफल। यानी त्रिभुज की परिमिति होगा, त्रिभुज की परिमिति बराबर सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाओं का योगफल अर्थात क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब सभी भुजा का योगफल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब हम आते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए। तो पहले आप देखिए कि हम यहाँ ये जो है 0,0 यानी ये मूल बिंदु है। इसका मतलब ये 0,0 है, ये मूल बिंदु है। तो यदि हम मूल बिंदु से बी की दूरी निकालेंगे तो ये इसकी दूरी क्या होगा, यदि ये मूल बिंदु है तो इसका बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी में हम पहले निकाल लेते हैं और ए सी में निकाल लेते हैं। तो बी सी की जब हम लंबाई निकालेंगे तो क्या होगा, √x² प्लस y², क्योंकि मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। तो x² में इसमें क्या हो जाएगा, √4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 16 प्लस 0 इक्वल टू 0 जोड़ेंगे तो इसका 4 होगा। फिर हम उसी तरह से हम आते हैं किसका निकालने के लिए, अब ए सी का भी निकालेंगे तो वो भी तो मूल बिंदु से ही दूरी ए सी का निकालेंगे। तो ए सी भी बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। तो मूल बिंदु से x², तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 9 इक्वल टू इसका मान कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। कितना होगा, 3 हो गया। तो ए सी का भी मान निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, हम लोग आते हैं अब ए बी का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए, तो ए बी का मान। तो ए बी का यदि हम मान निकालते हैं ए बी का, तो रूट अंडर इसमें क्या हो जाएगा ए बी में। तो ए बी में यदि मूल बिंदु तो नहीं है, तो ए बी में क्या हो जाएगा, यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि इस पर हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, x2 का मान कितना हो गया ए बी में, तो 4 माइनस 0 √4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और प्लस 0 में से 3 जाएगा, 3 3 9 होगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5। यानी अब आपका परिमिति कर रहा है तो परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति, मिति बराबर हम क्या लिखेंगे, यानी इस भुजा का मान निकालें, जोड़ेंगे 4, इस भुजा का मान जोड़ेंगे, ऐसी भुजा का मान जोड़ेंगे 3, 4 जोड़ 3 जोड़ 5, 4 3 7 5 12, क्या हो जाएगा आपको 12, यही ऑप्शन हो जाएगा आपको। तो चलिए देखिए, हम बताना चाहेंगे एग्जाम में आप जितना मेहनत किए रहे, कहीं पहले मेहनत कर लीजिएगा, उतना एग्जाम में आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, भले वो ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, परंतु उसका बनाने का प्रक्रिया थोड़ा लंबा होता है। तो पहले ही देख कर समझ जाइए कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, परंतु इसका समय लेगा, तो उस क्वेश्चन को छोड़कर हम दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि लगता है कि नहीं इसको हम जल्दीबाजी में बना सकते हैं तो बनाइएगा, और अच्छी बात है। यदि समय ज़्यादा लेने का आ रहा है तो उस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अब हम अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। 34 को बता चुके, 34 का सी आंसर होगा। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको कह रहा है क्या, शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, हमको फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। यदि थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप इसको आगे बढ़कर दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ढेर सारा आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। तो जो आसान है उसको पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका समय भी बचेगा। फिर भी हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या होगा, बिना बनाए इसका आंसर हम बोल नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं शीर्ष ये है, शीर्ष ये है और शीर्ष ये है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम एक त्रिभुज पहले पाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग एक त्रिभुज पाते हैं, यहाँ एक त्रिभुज डालते हैं। अब इस त्रिभुज का हम निर्देशांक दे देते हैं ए बी और सी। ए का निर्देशांक क्या है, माइनस में 3,3, बी का निर्देशांक है 4,4 और सी का निर्देशांक है 3,5। अब देखिए इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो इसमें तो हम लोग जानते हैं ये x1 हुआ, x2 हुआ, x3 हुआ, ये y1 हुआ, y2 हुआ और y3 हुआ। तो उतना हम लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, हम इससे अच्छा सूत्र लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये हुआ। फिर हम क्या करेंगे, प्लस x1 लिखे थे, अब x2 लिखेंगे, x2 इंटू 2 से स्टार्ट किए तो हम लोग क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1। फिर इसमें हम लिखेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस x3 इंटू, जगह तो यहाँ है नहीं तो हम लोग यहीं लिख देते हैं, इंटू, अब क्या लिखेंगे x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पर हम बैठाने का प्रयास करेंगे, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू, अब x1 का मान, तो x1 का मान तो ये हुआ, तो x1 का माइनस में 3 इंटू y2 का मान, तो y2 का मान तो ये हुआ, y2 माइनस y3, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 5। अब आते हैं हम लोग क्या, प्लस x2 का मान कौन हो गया, तो x2 का मान हो गया आपको, x2 का मान ये हुआ, तो x2 का मान 4 हुआ, 4 इंटू क्या करना है अब y3 माइनस y1, तो y3 का मान 5 हो गया, 5 माइनस y1 का मान 3 हो गया, तो 3 देंगे, फिर प्लस दे देंगे। अब क्या है, हमको लिखना है x3, तो x3 का मान कितना है, तो x3 तो ये हुआ 3 इंटू x3 y1 माइनस y2, तो y1 का मान तो कौन हुआ 3 हुआ, 3 माइनस y2 का मान कौन हुआ, y2 का मान 4 हो गया। अब इसी को हम हल कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा लेंदी है,
हार्ड नहीं है। 1/2 इंटू माइनस में 3 इंटू 4 में से 5 में से 4 गया तो माइनस में 1 पोस्ट 4 इंटू 5 में से 3 गया तो 2 फिर प्लस 3 इंटू 4 में से 3 गया -1। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3 और प्लस 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस 3 एकान 3। अब इसको हम हल करेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में तो ये और ये कट जाएगा तो ये 1/2 गुने 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं 1/2 गुने 8 2 चौका 8 इक्वल टू 4। इतना प्रक्रिया करने के बाद हमको आंसर आया ये। इसीलिए बोले यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो लेंदी बनने का प्रयास करता है तो उसको तत्काल छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी हम आपको बता दिए हैं इसका आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का ये प्रक्रिया है। ये हम आपको पीपीटी बना कर लाए हुए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज की शीर्ष का दिया है, ऐसे करके दिया गया है। उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। इसके आधार पर सारा प्रक्रिया बताया गया है और इसका आंसर 4 आया है। चलते हैं हम आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह क्या रहा है, यदि बिंदु इतना इतना और इतना एक रेखीय है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ये जो है ये बिंदु एक रेखीय है, तो रेखीय जब होता है तो उसका क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे तो 0 होता है। तो जब एक रेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका 0 होता है। तो हम लोग अब इसको बनाते हैं, जिसमें से तो क्या कहा जा रहा है, एक रेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी थोड़ा उसी प्रक्रिया पर बनेगा। और हम तो कहेंगे ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा देर के लिए छोड़कर आगे क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये समय ज़्यादा लेगा, आपको 1 नंबर का है। फिर भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक रेखीय का क्षेत्रफल 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आते हैं हम लोग लिखेंगे एक त्रिभुज डालते हैं यहाँ, और इसमें क्या कह रहा है, ए बी और सी। इसका निर्देशांक कितना है, -3, इसका निर्देशांक क्या है, 2, -1। उसके बाद क्या है 4, -5। अब देखिए इसको हम हल करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो गौर कीजिएगा, इसको हल करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 पोस्ट 1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर इस पोस्ट 1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको लिखने का सूत्र, लिखने का तरीका क्या है वो आपको हम बता देते हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि वहाँ x1 है, x2 है, x3 है। बात रह गई 1 है तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, फिर 3 से यहाँ अंत लिया, 3 से यहाँ शुरुआत करेंगे। 3 2 है ही, 3 लिए 1 ले लेंगे, वैसे अंत हुआ वैसे शुरुआत करेंगे। 3 है ही, 1 है ही, तो आप तो 2 घटाएंगे ना। इस तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि 1 है तो 2 लेंगे, 2 के बाद 3 लेंगे, 3 से अंत हुआ तो फिर 3 से शुरू करेंगे। 3 से शुरू किए तो 2 तो वहाँ रहता ही है तो 1 घटाएंगे, फिर y से अंत हुआ, y1 ले लेंगे, y1 3 है तो y2 घटा देंगे। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका बोले हैं। अब इसको हल करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो 0 डालकर हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, 0 डालकर 1/2 इंटू 0 के बराबर होगा। ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 0 डाल दिए, 1/2 इंटू x का मान क्या है, x1 का मान -3 और इंटू y2 का मान कितना है तो -1
माइनस में y3 का मान कितना है, तो y3 का मान माइनस में 5। तो सूत्र माइनस है ही, अब वहाँ माइनस में मान दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा। y2 माइनस y3, तो y3 हो दे दिए, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान हो गया 2 इंटू y3 का मान कितना है, y3 का मान है आपको माइनस में 5 और सूत्र में माइनस होता है। और y1 का मान कितना है, y1 का मान है यहाँ x दिया है, क्या दिया है, तो x दिया है, y1 का मान x दिया है, यहाँ x दे देंगे =1। उसके बाद क्या है, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान 4 है, =1। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान x है, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान माइनस में है, तो इसको प्लस बना देंगे और 1 लिख देंगे =1। ये भी =1 हो जाएगा इधर से। अब आते हैं इसको हल करने के लिए, तो 0 इक्वल टू, अब देखिए 1/2 इंटू 5 में से 1 गया तो 4 में -3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस में 12। अब देखिए इसको हम 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 दूनी 10, अब माइनस में हो जाएगा 2x, प्लस में 4x और प्लस में 4। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए माइनस में 12 और माइनस में 10 तो कितना हो जाएगा, माइनस में 22 और प्लस 4, अब माइनस 4 में से 2 गया तो प्लस में 2x =1। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ हल करते हैं, जगह का अभाव के होने के कारण ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो क्या हो जाएगा इसमें, वो 0 इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए 22 है, 22 में से 4 गया तो माइनस में 18, अब माइनस में 18 और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2x। अब देखिए कोना कोनी जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 0 इक्वल टू 1 इंटू माइनस में 18 माइनस में 2x, यानी यहाँ हम लोग इसमें से 4x में से माइनस 2x को घटाए थे तो कितना होगा, प्लस में 2x हो जाएगा ना, यहाँ प्लस में 2x होगा, यहाँ प्लस में 2x होगा, यहाँ भी प्लस में 2x होगा। फिर इसको हल करेंगे तो हम क्या होगा, 0 इक्वल टू माइनस में 18 और प्लस में 2x। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग हल करके, इसको उधर लाएंगे तो 18 बराबर 2x, फिर x बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर 18/2, 2 9 में 18, तो इक्वल टू x बराबर 9। हमको पूछा किसका जा रहा था, x का मान ज्ञात करें, x का मान, तो x का मान 9 बी आंसर हो जाएगा। तो हम पहले भी बोले थे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कोशिश कीजिएगा इसको स्किप करके आगे बढ़ाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, किसी वृत्त के व्यास के एक ही किनारे तथा है, तक नहीं है, तथा केंद्र के नियामक क्रम से इतना और इतना हो तो व्यास के दूसरे किनारे के नियामक हैं। फिर से हम समझा देते क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, किसी वृत्त के व्यास के, एक वृत्त पारेंगे हम, जैसे कि एक वृत्त पार दे दिए, यहाँ एक वृत्त दे दिए, यहाँ केंद्र हो गया, व्यास तो ये हो गया। अब काम करते हैं, किसी वृत्त के व्यास के एक किनारे तथा केंद्र के, एक किनारे तथा केंद्र के, तो एक किनारा तो ये हो गया, एक किनारा आपको जैसे हम ले लेते हैं दूसरा कर, एक किनारा तो आपको ये हो गया और दूसरा किनारा ये हो गया, तो एक किनारे तथा केंद्र तो ये हो गया, किनारे केंद्र के नियामक, एक किनारे तथा केंद्र, एक किनारे के तथा केंद्र के नियामक, तो केंद्र किनारे की पहले बात कही गई, उसके बाद केंद्र की बात कही, तो पहला किनारा ये हो जाएगा ये O और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपको B।
तो इसका निर्देशांक दिया है नियामक क्रमशः इतना है। तो केंद्र का कहाँ गए हम लोग, केंद्र का जो है नियामक इतना है, तो माइनस में 2,5। अब देखिए उसके बाद कह रहा है किनारे का ये हो गया, किनारे का ये हो गया, केंद्र का ये हो गया, तो केंद्र का कितना है 2,7। तो व्यास के दूसरे किनारे का नियामक ज्ञात करिए, यानी कि इसका नियामक कर रहा है x और y का मान, y1 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आप सोचिए, सोचने वाली बात है। सवाल का नेचर था कि एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के एक किनारे का मान और उसके केंद्र का मान दिया गया है, तो दूसरे किनारे का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे किनारे का मान जो हम ज्ञात करेंगे, यहाँ जो बिंदु है और यहाँ जो बिंदु है, इस दोनों बिंदु के मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। अब मध्य बिंदु का जो मान दिया गया है, तो दोनों किनारे का में से एक किनारे का जो दूसरे किनारे का, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, उसी के फॉर्मूला से हम इसको निकाल देंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक से निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु ओ में क्या लिखेंगे, x बराबर, तो x1 प्लस x2 बटा 2। तो ओ में x1 बराबर 2 है, x बराबर 2 है, 2 तो इसका मान दिया गया है, इक्वल टू x1 का मान कितना हो, माइनस में 2 और प्लस x2, तो ये हो गया x बटा 2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस x बराबर 4। तो x बराबर 4 प्लस 2, x बराबर 6। इस x का मान 6 आ गया, y का भी आप निकालेंगे। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं 6 कहाँ है, तो इस ऑप्शन में 6 कहाँ है x का मान, तो आगे वाला x का मान होता है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यहाँ है, यही तो ऑप्शन हो जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अब कहिएगा सर इसका y का भी निकाले, तो y का भी निकाल सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु जीरो y बराबर, तो y1 प्लस y2 बटा 2। इसको भी हल करेंगे तो वही आंसर 9 आएगा। तो हमको तो ऑप्शन पे ही छांट ले, तो उतना काम क्यों करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब 38 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभक्त करती है। कह रहा है कि दो बिंदु है, एक बिंदु इतना है, एक बिंदु इतना है, को मिलाने वाली रेखाखंड, बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभक्त करती है। हम आपको फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एक रेखा दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रेखा है, यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए। कह क्या रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभक्त करती है। तो ये है और ये का मान 2:3, इसका क्या है 2,3, इसका क्या है 7,8, 7,8। यहाँ एक बिंदु है कहीं, तो इस कह रहा है कि उसका भी निर्देशांक दिया है, ये सी है, मान लीजिए ये सी, तो सी का निर्देशांक दिया है 4,5। ये 4,5 इस रेखा को किस अनुपात में बांटती है। तो ये जो अनुपात होगा, ये अनुपात होगा, और ये तो हम मानेंगे 1 अल्फा में बांटती हैं। इस सवाल, ये भी सवाल जल्दी है, कोई हार्ड नहीं है, खाली कैलकुलेशन है। फिर इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए किस अनुपात में बांटती हैं। तो चलते हैं हम बांटने के लिए। तो कह रहा है कि माना कि एक मिनट, गो टू नोट में फिर ना, सर ये नोट छोड़िए, नीचे वाला नोट को, नीचे में जो नीचे नोट लिखा हुआ है क्रोम के बगल में, हाँ उस सारा को हटा देते कोई दिक्कत इसको करिए। चलिए चलते हैं हम, फिर किसी कारण बस टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसा हुआ था। फिर चलते हैं हम करने के लिए। कह रहा है कि हम क्या मानेंगे, रेखा ए बी को बिंदु सी 1:अल्फा में विभक्त करती है। हम क्या लिखेंगे कि रेखा ए बी को
रेखा AB को बिंदु C 1:α 1:α में विभक्त करती हैं, देखिए तो ये जो है वो यानी ये 1:α में विभक्त करती हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो रेखा AB में x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 7, y2 बराबर 8, m1 बराबर 1, m2 बराबर अल्फा। ठीक है। अब बिंदु C का निर्देशांक में दिया गया है, बिंदु C में 4 और 5 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु C में x बराबर, तो बिंदु C में हम क्या लिखेंगे, x बराबर यहाँ फॉर्मूला होगा m1 गुने x2 प्लस m2 गुने x1 बटा m1 प्लस m2। अगर कीजिएगा तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम x में लेते हैं, x का मान तो दिया है, तो x का मान दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हमको निकालना है किसका, अल्फा का मान निकालना है। ये x का मान नहीं लेकर हम अल्फा अज्ञात राशि है ना, तो अल्फा अज्ञात राशि लेकर चलते हैं, अल्फा अज्ञात राशि को लेकर। तो यदि हम लिख देंगे बिंदु C में y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर m1 गुने y2 प्लस m2 गुने y1 बटा m1 प्लस m2। अब इस पर यदि y का मान कितना दिया है, तो y का मान तो 5 दिया है, तो 5 दिया है तो हम 5 रख देंगे, y का मान इक्वल टू m1 का मान कितना है 1 प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 8 प्लस m2 का मान कितना है अल्फा गुने y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 3 बट्टा m1 प्लस 1 प्लस अल्फा m1 प्लस m2, तो m1 का मान माने 1, m2 का मान है अल्फा। अब इसी को हम हल करेंगे, तो यहाँ से हम हल करते हैं, जगह नहीं है, इसी को हम हल करेंगे तो क्या होगा, तो इससे हम इसमें हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम एक बार और लिख लेते हैं, तो लिख देते हैं 5 इंटू 1 प्लस अल्फा इजकल टू 8 1 9 m1 गुने यहाँ गुना का चिन्ह है ना, m1 गुने 8 1 8, यहाँ 8 प्लस क्या दे देंगे 3 अल्फा, कितना हो जाएगा 3 अल्फा, m2 का मान कितना है अल्फा 3 अल्फा, कितना हो जाएगा 3 अल्फा। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 अल्फा इजकल टू 8 प्लस 3 अल्फा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको अल्फा का मान निकालना है ना, अपने आप ही कर जाएगा, तो हम ले लेते हैं इसको हटा देते हैं। तो हम हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा इजकल टू 8 और माइनस 5, 8 उधर चला जाएगा तो माइनस में 5, कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 अल्फा इजकल टू 8 में से 5 गया तो 3, तो अल्फा बराबर 3/2। जो अल्फा का मान कितना आया 3/2, हम माने क्या था, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि
क्योंकि 1:अल्फा माना था तो 1:अल्फा का मान 3/2 आया है, तो 3/2 आया है तो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2:3। 2 उधर चला जाएगा तो 2:3 कहाँ है, बी आंसर हो जाएगा। तो फिर से हम एक बार बता देते हैं, रेखा ए और बी को बिंदु सी जो है 1:अल्फा में हम माने थे कि अल्फा में बांटता है, तो 1:अल्फा देने थे, अल्फा का जब हम मान निकाल लिए 3/2 हुआ, 1:3/2 लिखेंगे, 1:3/2 जब इसको हल करेंगे तो 2:3 होगा, यही आंसर होगा। अब इसको निकालने का क्या विधि था, तो अज्ञात राशि हमको क्या दिया है, अल्फा माने हैं, तो अल्फा दिए हैं तो हम क्या किए हैं यहाँ, तो हम y परिकाल का बना दिए हैं। हाँ, इस पर यदि हम बनाते थे y के फॉर्मूला पर y का मान दे दिया, यहाँ अल्फा से निकाल दिए। चलते हैं अब हम कहाँ पर, तो हल करने के लिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी को भी हम बना कर लाए हुए थे, तो वो भी आंसर है 2:3, यही आंसर दिया था। चलते हैं और अगला क्वेश्चन पर क्या करें, 39 नंबर क्वेश्चन में करें, बिंदु इतना इतना और इतना एक रेखीय है तो इस ऑप्शन में से कौन सा मान होगा। यदि ये सारे बिंदु एक रेखीय हैं तो इस ऑप्शन में से कौन सा मान होगा। ये भी कोई वो सेम प्रक्रिया पर ये भी बनेगा, तो हम इसका वही सूत्र निकालेंगे। एक रेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। एक रेखीय होने पर एक रेखीय होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। इसलिए क्या हम बनाएंगे, इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल बनाएंगे, आंसर लाने का प्रयास करेंगे, तो क्या लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 कोष्ठ बंद प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर क्या लेंगे प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो 0 कर देंगे, यहाँ कर देंगे 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, तो x1 का मान ये हो गया 1, तो 1 इंटू y2 का मान कौन हो गया 0, तो 0 माइनस y3 का मान कौन हो गया b कोष्ठ बंद, x2 का मान कितना हो गया, x2 का मान 0, तो x2 का मान कितना हो गया 0, x2 का मान 0 हो गया, तो 0 दे देंगे हम लोग, इंटू y3 का मान कौन हो गया, y3 का मान हो गया आपको b, y3 का मान b, तो b माइनस y1 का मान कौन हो गया, y1 का मान 2 हो गया, तो 2 दे देंगे, y1 का मान 2 कोष्ठ बंद प्लस x3 का मान कौन हो गया, तो x3 का मान हो गया a दे देंगे, इंटू y1 का मान कौन हो गया, तो y1 का मान हो गया 2 माइनस y2 का मान कौन हो गया, y2 का मान 0। अब इसी को हल करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम 0 बराबर 1/2 इंटू 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, यहाँ माइनस में 0 माइनस b, 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो सबको 0 बना देगा, इसको भूले जाएंगे। a से 2 में गुना करेंगे प्लस में क्या हो जाएगा 2a, अब माइनस में क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 1/2 इंटू ये इसको तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो माइनस में b प्लस 2a। अब इसको हल करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस में b प्लस में 2a। अब इसको हल करेंगे तो b इधर चला जाएगा तो प्लस में b हो जाएगा, यदि b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ 0 है, अभी b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू 2a,
तो b इक्वल टू 2a, तो b इक्वल टू 2a, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2a इक्वल टू b, तो 2a इक्वल टू b, ये हुआ सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अब कुछ सवाल हार्ड नहीं है, यही है कि थोड़ा प्रोसेस लेंदी है, उसी को करना पड़ेगा। हम तो कहेंगे एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको बाद में बनाने का प्रयास करेंगे, पहले इससे आसान क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। आते हैं हम लोग कहाँ पर, कुछ क्वेश्चन देखिए, अब आसान सा क्वेश्चन आएगा। अब जो भी क्वेश्चन आएगा सब आसान आएगा। क्या कर रहे हैं, वह कोण जब दो रेखाएं परस्पर काटती हैं तो बराबर होते हैं। कह रहे हैं कि वह कोण जब दो रेखाएं, वह कोण, कह रहा है कि उस कोण के बारे में बताइए कि जब दो रेखाएं परस्पर काटती हैं, यानी एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी और ये डी। तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो बराबर होता है। तो क्या बराबर होगा, तो ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। तो सम्मुख कोण आपस में 1 2 3 4, 1 बराबर 2, 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4। सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से क्या होगा, सम्मुख कोण से आपस में बराबर होगा। यहाँ हम कह रहे हैं एकांतर कोण, तो जब दो रेखा में एकांतर कोण तो बनेगा ही नहीं, दो रेखा में एकांतर कोण बनेगा ही नहीं, संगत कोण भी नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहा है वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट ने विपरीत कर रहा है, यही होगा वर्टिकली यानी सम्मुख कोण बराबर होगा, और आसन कोण तो होगा ही नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। परंतु यहाँ क्या कर रहे हैं, कितने समकोण के बराबर होता है, समकोण। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो कितना समकोण होगा, तो 90 से इसमें भाग देंगे, 2 समकोण के बराबर होगा। 2 ऑप्शन कहाँ है, 2 यहाँ है, ये आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अगला क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो रेखीय युग्म कोण इतना के अनुपात में है तो उनके मान है। माने दो रेखीय युग्म है, दो रेखीय, मान लीजिए एक रेखा है, इसका ये ऐसे कर दिया, एक कोण 2 है, दूसरा कोण 3 है, अनुपात में है, तो उनके मान होगा। तो उनका मान क्या होगा, तो हम जानते हैं दोनों कोणों को जोड़ कर कितना होता है, 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बट्टा 5, 5 15, 5 6 30, 36 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका, तो 36 डिग्री। तो एक अब 36 डिग्री हुआ किसका, तो इस 36 दूनी कितना हो जाएगा इसका, 36 गुने 2 करेंगे, इस कोण का मान करेंगे 36 गुने 3 कर देंगे, तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 1 7, 72 अनुपात 3 छक्के 18, 3 तिया 9 1 10, 72 अनुपात बी आंसर हो जाएगा। यदि कहेगा एक्स का मान कितना होता तो 36 होता, हमारा 2 अनुपात 3 में है, तो एक कोण कितना में होगा, एक कोण आपको हो जाएगा 72, दूसरा कोण हो जाएगा 108। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कराएं क्या, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, कैसा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो त्रिभुज ये पार देते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो ये भुजा एक हो गया यहाँ से, फिर हम ले लेते हैं यहाँ आपको समझाने के लिए, तो ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज का यहाँ से भुजा का इसका मध्य बिंदु ये हो गया, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, मान लो मध्य बिंदु ये हो गया। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, मिलाएंगे तो इस भुजा में क्या होगा, तो इस भुजा के समांतर होगा और आधा भी होगा, क्योंकि मध्य बिंदु में जब भी कर रहा है तो इस भुजा के समांतर होगा, ये और ये समांतर होगा। यहाँ मान लेते हैं हम डी और ई, क्या हो जाएगा, बी सी समानांतर डी ई, और क्या हो जाएगा, डी ई जो होगा
एवं डी ई इजकल टू यानी डी ई इजकल टू बी सी बटा 2, उसका आधा हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, केवल समांतर होगी, केवल समांतर तो होगी नहीं, केवल आधी होगी, आधी नहीं, आधी होती नहीं। इज पैरेलल एंड हाफ, पैरेलल का मतलब हो गया समांतर, हाफ का मतलब आधा, समांतर के साथ साथ क्या होगा, आधा भी होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है, मान लें अर्धवृत्त मारते हैं हम लोग, ये हो गया अर्धवृत्त, ये हो गया अर्धवृत्त। आपको इस अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, यदि अर्धवृत्त पर यदि हम कोई भी त्रिभुज पारेंगे, ऐसे ये कोण बनेगा, तो अर्धवृत्त पर यदि नियम है कि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो समकोण होता है, तो राइट एंगल यही होना चाहिए, ये होगा। अब हम इसका एक बताते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि व्यास पर बने त्रिभुज का, किसी व्यास पर बने परिधि को छूते हुए जो कोण बनता है वो समकोण होता है। व्यास को आधार मानते हुए जो परिधि को छूते हुए जो कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण बनता है, इसका नियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शायद हाँ, उसी का हल सॉल्यूशन करके बताया गया है, पीपीटी लेकर आए थे। ज्यामिति में कह रहा है क्या, जो कि एक परिमेय की अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है, अर्थात व्यास द्वारा परिधि पर बनाए गए किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है। यानी व्यास द्वारा, यानी कि हम एक वृत्त पार देते हैं, ये व्यास हो गया, इस व्यास द्वारा जो परिधि पर जहाँ भी कोण बनाएंगे, इस जहाँ भी बनेगा, जहाँ भी परिधि को टच करते हुए बनाएंगे, सब समकोण बनेगा। ये भी कोण समकोण बनेगा, ये भी कोण समकोण बनेगा, क्योंकि व्यास द्वारा जो भी परिधि पर टच करते हुए बनाएंगे सारा समकोण बनेगा। इस कहने का अर्थ ये हो रहा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण में संबंध है। चक्रीय चतुर्भुज, अब कहेगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज एक गोलावृत्त हो गया, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है, उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ डी होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में ये सम्मुख कोण का मान 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी, इस बी को और डी को जोड़ेंगे, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। पूछेगा किस नियम से, तो चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। किस नियम से, तो चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। किस नियम से, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। तो आते हैं हम लोग कहाँ पर, किस नियम से होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज के नियम से सम्मुख कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा। सम्मुख के इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूरक कोण, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री या बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो पूरक कोण देखिए, पूरक कोण कहा जाता है जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री तो होगा नहीं, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो सप्लीमेंट्री उसी कहा जाता है, यानी समपूरक कोण। इसका हिंदी नाम है समपूरक कोण। यानी कि इसको हम रटने का एक तरीका बताए हैं, नाम बड़ा तो काम बड़ा और नाम छोटा तो काम छोटा। समपूरक का नाम बड़ा है 180 डिग्री होगा, पूरक का नाम छोटा है तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का तो मान हो ही नहीं रहा था, 180 हो रहा था, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी को हल करके बताया गया, सॉल्यूशन करके। इसको बताया गया कि एक चक्रीय चतुर्भुज वह होता है जिसके चारों ओर शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। जिसके चारों ओर, जैसे कि हम दिखाए थे अभी, जिसके चारों ओर, इसी में हम दिखाए हैं, जिसके चारों ओर यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ किस पर होता है, कि वृत्त पर होता है। तो किस पर होता है, तो एक वृत्त पर होता है। किस पर होता है,
तो कहा गया है कि वृत्त पर स्थित हो। चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म यह है कि इसके सम्मुख कोण क्या है, अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण का योगफल 180 होता है। अपोजिट एंगल 180, अपोजिट एंगल जो अभी हम आपको बताए थे कि ये जो अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट ये हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। यही तो दिखाए हैं यहाँ, यही तो दिखाए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप, किसी त्रिभुज के कोण, किसी त्रिभुज के कोण इतना अनुपात के अनुपात में है तो उनके बीच वाले कोण का मान, बीच वाले कोण यानी इस कोण, बीच वाले कोण का मान है। तो चलिए हम त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो 3 2 5 1 6, 6 बराबर 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना, 180 बटा 6, 6 3 18 30 डिग्री। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 60 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा, 60 बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या करें, इसका सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिएगा आप। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज के संगत 2:3 अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो डिटेल में क्या बताएंगे, इसका फॉर्मूला रखना पड़ता है। क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके भुजा का, संगत भुजाओं का वर्ग होता है। संगत भुजा का क्या होता है, वर्ग होता है। तो संगत भुजा का वर्ग क्या होगा, तो 2 के पावर 2 अनुपात 3 के पावर 2। तो कितना हो जाएगा, संगत भुजा का 4:9। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 होगा। ये आंसर होगा। चलते हैं, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1 या 2 क्वेश्चन ये रहता ही है। देखिए यहाँ यदि पूछा जाएगा, यदि भुजा का मान दिया रहे, भुजा का मान दिया रहे, यदि किसी त्रिज्या का मान दिया रहे, या व्यास का मान दिया रहे, या आपको परिधि का मान दिया रहे, यदि ये सभी मान दिया रहे तो आपको क्षेत्रफल का मान पूछेगा। तो हमेशा वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। यदि क्षेत्रफल का मान दिया रहे तब भुजा का मान कहेगा तो वर्गमूल कर देंगे। तो क्या करेंगे, यदि क्षेत्रफल का मान दिया रहे तब इन सभी का मान पूछा जाए वर्गमूल करेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। चलते हैं हम इस क्वेश्चन को बताने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटती हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती है, करके हम दिखा देते हैं आपको। किसी त्रिभुज, ये हो गया, ये हो गया। अब इस त्रिभुज की किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं और प्रत्येक बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में, प्रत्येक बिंदु करेंगे कि इस त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होगा, यदि हम इस केंद्र से लेकर इसको ऐसे मिलाते हैं और इस केंद्र से लेकर इसको ऐसे मिलाते हैं और इस केंद्र से लेकर इसको ऐसे मिलाते हैं, इस केंद्र से ऐसे मिलाते हैं, तो ये जो कटान बिंदु बना, यानी कहाँ गए हम लोग, ये आते हैं यहाँ बताने के लिए। ये जो कटान बिंदु बना है, ये कटान बिंदु बना है, तो कह क्या रहा है कि ये जो कटान बिंदु बना, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये किस अनुपात में बांटेगा। तो ये यहाँ से शीर्ष से लेकर माध्यिका तक की जो मान होगा वो आपको किस अनुपात में होगा, ये 2 में हो जाएगा। और ये जो छोटा है भाग है, ये इसकी दूरी छोटा है, ये 1 अनुपात में होता है। तो 2:1 होता है। यदि इस शीर्ष से लेकर इस माध्यिका तक लेंगे तो ये भी 2 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 होगा। यदि इस शीर्ष से लेकर इस माध्यिका तक केंद्र तक का कहेगा तो ये भी 2 होगा। क्या हो जाएगा, ये रेखा 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 होगा। तो यही चीज कह रहा है कि शीर्ष से लेकर यहाँ तक 2:1 में होगा। तो आंसर हो जाएगा 2:1, सी आंसर हो जाएगा। हम कोशिश करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन में क्या करा, इसी को बताया गया है, सोल्यूशन करके देखिए आप सही से। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं शीर्ष बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। जैसे कि अभी आप देखे होंगे, एक दूसरे को हम काट कर दिखा दिए हैं। यानी कि ये रेखा यहाँ और ये रेखा जब जाती है तो यहाँ ये ऐसे जाती है, यहाँ आकर काटती हैं, तो ये ऐसे जा रही हैं, यहाँ आकर काट रही हैं।
चलते हैं अगले कहाँ पर, हम अगले क्वेश्चन पर। काटती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। तो उस जो काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। यह केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 किसमें, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, जिसमें 2 वाला भाग शीर्ष की ओर होता है और 1 वाला भाग मध्य बिंदु की ओर होता है। यानी कि ये जो बताए थे, ये जो ऐसे और ऐसे और ऐसे, 2 वाला भाग ये शीर्ष की ओर होता है, यहाँ से यहाँ तक किया ये 1 में होता है। किसमें होता है, 1 में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि वृत्त की जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई इतना सेमी हो तो त्रिज्या की लंबाई बताए। फिर से इसको बनाकर दिखाते हैं हम लोग कैसे कर रहा है। यदि किसी वृत्त की जीवा, एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, यहाँ केंद्र बिंदु हो गया, और यदि किसी वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, जीवा ऐसे कहीं भी ऐसे कर देंगे, जीवा हो गया, ये ए और ये बी, जीवा पर डाले गए लंब, इस जीवा पर यदि लंब डालेंगे तो केंद्र से लेकर ऐसे जो करेंगे वो लंब होगा, तो केंद्र ओ से लेकर ऐसे करेंगे वो लंब होगा। लंब जब भी जीवा पर डाला जाता है तो समद्विभाजित करता है, क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। तो यदि इस कह है कि डाले गए लंब, किसी लंब की लंबाई क्रमशः, जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेमी तथा 3 सेमी हो तो त्रिज्या को है। फिर से देखिए, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब, जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो जीवा तो ये है, तो पहला बात जीवा की चर्चा किया गया है, उसके बाद लंब की चर्चा किया है, तो ये क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर जीवा हो गया, ये टोटल 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 और ये 4 हो गया, तो 8 होगा। और कह रहे हैं कि लंब जो है ये 3 सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहा है, त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। त्रिज्या, तो त्रिज्या कहाँ बनेगा, इस केंद्र से यहाँ हम टच करेंगे तो ये त्रिज्या बनेगा। तो जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना, और जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो 3, 4, 5 का रूप लेता है, यानी त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बी हो जाएगा। तो आते हैं अगला क्वेश्चन में, समझ गए होंगे, फिर से बता देते हैं। पहले जीवा की चर्चा की गई थी, उसके बाद कह रहे हैं कि डाले गए लंब, तो जीवा ये 8 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की लंबाई पूछा जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, बीच में ये लंब डाला जाता है तो बराबर 2 भागों में बांटता है इसको, तो ये 4, ये 4, तो 4 ये हो गया, इसकी लंबाई 3 कर है, तो 3, 4, 5 होता है, तो यही ये कर्ण हो गया, कर्ण के फॉर्मूला से हम तोड़ेंगे, ये लंब हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये एच हाइपोटेनियस हो गया, तो उस फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये 5 बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या बोला जा रहा है, यदि ओ वृत्त वाले केंद्र हो, यदि किसी वृत्त का केंद्र ओ हो तथा ए बिंदु परिधि पर इस प्रकार हो कि एक ही चाप BC द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर क्रमशः इतना और इतना का कोण का निर्माण होता है। तो इसको फिर से हम देख लेते हैं, कर रहे हैं क्या, बनाकर देखते हैं, थोड़ा 1 मिनट आते हैं इसको बनाने के लिए। कह क्या रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, इसमें केंद्र बिंदु O है, वृत्त के केंद्र हो तथा ए बिंदु परिधि पर इस प्रकार हो, माने एक बिंदु यहाँ हम दे देते हैं, कहीं भी हम ए दे देते हैं, परिधि इस प्रकार, परिधि इस प्रकार हो कि एक ही चाप BC, तो चाप किसे कहेंगे, यानी इसको ऐसे इसको ऐसे काट देंगे, ये B और ये C, ये चाप हो गया, तो ये चाप हो गया, ये चाप हो गया, इसको मिलाएंगे तो जीवा कहलाएगा। तो BC द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि, BC द्वारा B और C द्वारा वृत्त के केंद्र, तो वृत्त का केंद्र ये हो गया, वृत्त का केंद्र ये हो गया, परिधि, तो परिधि ये हुआ, तो मान लो हम इसको ऐसे टच करते हैं, इसको ऐसे टच करते हैं, तो यहाँ जो बना कौन, वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर क्रमशः BOC तथा BAC, B यहाँ A कहा गया था,
BAC, BOC तथा OC, तो BAC ये 25 डिग्री है, तो परिधि केंद्र पर बना कोण कितना होगा? तो कोण का निर्माण होता है, कोण 25 डिग्री कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? BOC, तो BOC का इसका दुगुना होता है केंद्र पर बना कोण। परिधि पर बना किसी एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। तो ये 25 हो गया, तो ये 50 होगा। आंसर कहाँ है? 50 होना चाहिए, 50 सी आंसर होगा। आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। आते हैं हम लोग कहाँ पर, इसी को बनाया गया है सोल्यूशन करके, यानी वही बोला गया कोण BOC बराबर होता है परिधि का दुगुना होता है। तो परिधि 25 था, इसका मान 25 था, तो 25 को 2 से गुना कर दिए तो 50 तो हो गया। वही चीज तो बोला जा रहा है। चलते हैं आगे। निम्नांकित में कौन पाइथागोरीय त्रिक नहीं है? पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। पाइथागोरस का नियम होता है, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में यदि यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C हो गया, तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में यदि हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो बड़ा वाला मान क्या हो जाएगा? हमेशा इन दोनों का योगफल के बराबर होगा। तो ऐसे नहीं मानेंगे हम, मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। यदि हम इसको ऐसे मान लेंगे, A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो इसका नियम होगा, जो कर्ण जो होगा ये H का मान होगा, ये B, ये आधार का मान होगा, ये B का मान होगा, ये P का मान होगा। तो अब जानते हैं कि H बराबर क्या होता है? H स्क्वायर बराबर होता है, H स्क्वायर बराबर या H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला जहाँ सेट करता है वो त्रिक पाइथागोरस होगा। तो देखिए, तो सबसे बड़ा वाला मान होता है C जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। तो इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा इस लाइन में सबसे बड़ी भुजा ये हुआ, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके बराबर में हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत है। तो हम 2 दूनी 4, 3 9। देखिए ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे जो हम कहे होंगे, नहीं तो इसको रट लीजिएगा, आसान रहता है। ये सारा त्रिक पाइथागोरस है, ये भी त्रिक पाइथागोरस है। उसका कंडीशन है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। इसको निकालिएगा इस सूत्र पर तो सारा सेटिंग हो जाएगा, परंतु ये नहीं होगा, इसीलिए यही पूछ रहा है। इसमें से त्रिक नहीं है, तो ये आंसर ये होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 9 4 13 बराबर 16, 13 बराबर 16 हो रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा। आपको ये रट लेना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी भुजा के मान पर आप अन्य सारा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुपातिक मान ही है ये। तो क्या हम 3 में 2 गुना क्या लिखा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ क्या दिया गया है? तो यहाँ दिया गया है 3:4:5। यदि इसी अनुपात से यदि इसमें 2 गुना करते हैं तो इसमें भी 2 गुना करेंगे और इसमें भी 2 गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6:8:10। तो आपको ये भी दिया रहेगा, तो ये याद रहेगा, तो इसमें आपको जितना भी दिया जाएगा सब निकाल सकते हैं। यदि आपको दिया जाता 3:4:5 होता है, यदि इसमें हम 3 गुना करेंगे तो इसमें भी 3 गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 गुना करेंगे, तो 3 तिया 9:4 तिया 12:15। ये भी एक बनेगा त्रिक पाइथागोरस। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं आपको, ये याद कर लीजिए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। एक और होता है, अभी शायद हमको याद नहीं आ रहा है, एक और होता है। चलते हैं हम आगे बताने के लिए। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि कोई चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब कहलाएगा? मान लीजिए ये समांतर सम नहीं समांतर चतुर्भुज है, तो इसको समांतर चतुर्भुज कब कहेंगे? इसका कोई कंडीशन होगा, उस कंडीशन को लेकर, तो कंडीशन क्या होगा? जब AB और DC, AB और CD को, तो ये 2 कंडीशन होना चाहिए।
समानांतर AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, और क्या कंडीशन होना चाहिए, AB बराबर CD, AB बराबर CD। तो यही चीज़ कर रहा है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, AB बराबर CD। और भी कंडीशन होगा कि ये हाँ, तो ये मेन हाँ, तो AB बराबर CD तो है नहीं, तो ये गलती होगा। AB बराबर CD, यही तो आंसर होगा कि AB बराबर CD, और AB बराबर DA, AB बराबर DA कभी होगा नहीं, ये ऐसे गलती है, तो आंसर हो जाएगा ये। तो आज के लिए रहने दे इतना ही, तो ठीक है, आज के लिए आप लोगों के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और जो भी क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे आपको सारा क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने की, और बनाइएगा तो और अच्छी रहेगी। और आप क्वेश्चन को देखने के बाद आप डिसीजन निकालिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। और यदि सही लगे तो भी आप, यदि किसी तरह का त्रुटि लगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा कि आपका क्लास कैसा रहा। थैंक यू, धन्यवाद।